नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग सी रचना की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम बात करें विनोद कुमार शुक्ल की गुलमोहर की, और जो हमारे पास स्रोत है वो इसे एक काव्यात्मक अध्ययन कहते हैं, जो ये बताता है कि ये कोई सीधी सादी कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो आज हम इसी पहेली जैसे पाठ को खोलने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कि बिना किसी कहानी के भी कोई रचना इतनी गहरी कैसे हो सकती है। बिल्कुल, और ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गुलमोहर हमसे साहित्य को एक नए नजरिए से देखने की मांग करती है। अच्छा। आज हम यही समझेंगे कि इसकी भाषा, इसकी बनावट, इसका पूरा एहसास, ये सब इसे पारंपरिक साहित्य से अलग कैसे करता है। मतलब ये एक तरह की खोज है। हाँ, इस बात की खोज कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में असाधारण कविता कैसे छिपी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है हम्म, वो है इसका विवरण। इसे काव्यात्मक गद्य रचना कहा गया है। जी अब गद्य और काव्य ये तो हम अलग अलग समझते हैं, हाँ। तो इन दोनों को एक साथ रखने का क्या मतलब है? क्या ये बस एक सुंदर सा शब्द है? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक सुंदर शब्द नहीं है, ये इस रचना का आप कह सकते हैं सार है। सार है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर कहानियां एक फिल्म की तरह होती हैं। एक शुरुआत, फिर कहानी आगे बढ़ती हैं और फिर अंत। सही। लेकिन गुलमोहर एक फिल्म नहीं, बल्कि एक फोटो एल्बम है। फोटो एल्बम ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हर पन्ने पर एक तस्वीर है, एक पल, एक एहसास, एक याद। हर तस्वीर अपने आप में पूरी है, लेकिन जब आप पूरी एल्बम देखते हैं तो एक गहरी भावना, एक मूड उभर कर आता है। मतलब लेखक हमें कोई कहानी सुना नहीं रहे, बिल्कुल, वो सुना नहीं रहे हैं, बल्कि हमें कुछ पल दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं, महसूस करवा रहे हैं। यहाँ लेखक का ध्यान घटनाओं पर है ही नहीं, उनका पूरा ध्यान है नैसर्गिक, बहुत सूक्ष्म और संवेदनशील अनुभवों को पकड़ने पर। अच्छा। वो हवा के झोंके को या दीवार की खामोशी को शब्द देना चाहते हैं। ये रचना असल में छोटे-छोटे दृश्यों, भावों और यादों का एक कोलाज है। पर यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है, जो शायद कई पाठकों के मन में भी आएगा। पूछिए। अगर इसमें कोई सीधा सा प्लॉट नहीं है, कोई कहानी आगे नहीं बढ़ रही, तो फिर ये पाठक को बांधकर कैसे रखती है? ईमानदारी से कहूं तो मुझे डर है कि मैं शायद कुछ पन्नों के बाद किताब बंद कर दूंगी, ये सोचते हुए कि भाई हो क्या रहा है यहाँ। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब ही इस रचना की असली खूबी है। अच्छा। ये आपको घटनाओं के रोमांच से नहीं बांधती, ये आपको एहसासों की गहराई से बांधती है। ये एक, क्या कहते हैं, वर्णनात्मक गद्य कविता की तरह आगे बढ़ती है। वर्णात्मक गद्य कविता। हाँ, यहाँ मुख्य किरदार कोई इंसान या घटना नहीं है, बल्कि खुद भाव हैं। भाव मुख्य किरदार हैं, मतलब जैसे? जैसे प्रकृति, स्मृति, प्रेम, अकेलापन, यही इस रचना के नायक हैं। अरे वाह। आप किसी इंसान की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, आप अकेलेपन के एहसास को महसूस कर रहे हैं, आप स्मृति के आने जाने को देख रहे हैं। लेखक हमें टुकड़ों में इन भावों का अनुभव कराते हैं। इसे उस माला की तरह समझिए, जिसमें हर मोती अपने आप में पूरा और सुंदर है, पर जब वो एक धागे में पिरो दिए जाते हैं तो एक मुकम्मल रचना बन जाती है। और वो धागा क्या है जो इन मोतियों को जोड़ता है? वो धागा है लेखक की संवेदनशील दृष्टि, उनकी देखने की कला। वो जिस नजर से दुनिया को देखते हैं, वही इन बिखरे हुए पलों को एक साथ जोड़ती है और उन्हें एक अर्थ देती है। अच्छा, तो इस माला का जो केंद्र बिंदु है वो है गुलमोहर का पेड़, जो इसका शीर्षक भी है। तो जाहिर है ये सिर्फ एक पेड़ तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों के अनुसार ये एक प्रतीक है, पर किस चीज का? मतलब लेखक ने गुलमोहर को ही क्यों चुना होगा? गुलमोहर का पेड़ यहाँ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। सबसे पहले तो ये स्मृति और जीवन की नाजुकता का प्रतीक है। नाजुकता का? हाँ, सोचिए, गुलमोहर के फूल कैसे होते हैं। वो खिलते हैं, अपनी पूरी आभा बिखेरते हैं और फिर झड़ जाते हैं। चुपचाप झड़ जाते हैं। यादें भी तो ऐसी ही होती हैं ना। हाँ सही बात है। वो अचानक मन में कौंधती हैं, कुछ पल ठहरती हैं और फिर धुंधली पड़ जाती हैं। ये पेड़ उसी आने जाने, उसी ठहराव और बदलाव का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा है। मतलब पेड़ के बहाने वो जिंदगी और यादों के चक्र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ पेड़ ही नहीं, स्रोत बताते हैं कि लेखक की नजर आसपास की साधारण चीजों में भी कविता खोज लेती है, जैसे दीवार या फिर सन्नाटा। एक दीवार में कविता? ईमानदारी से कहूं तो ये सोचना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और यही विनोद कुमार शुक्ल का जादू है। जहां हमारी आपकी नजर एक दीवार को सिर्फ ईंट और सीमेंट की तरह देखती है,
वहां उनकी नजर उस दीवार पर पड़े समय के निशान, उसकी खामोशी में छिपी कहानियां और उसके अकेलेपन को देख लेती है। उनके लिए सन्नाटा सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, बल्कि एक भरा पूरा अनुभव है। अच्छा, और इसी सिलसिले में बचपन की यादों का भी जिक्र है, स्कूल, अध्यापक। हाँ, और ये सब एक बहुत ही कोमल संवेदना के साथ उभरते हैं। लेखक किसी को जज नहीं कर रहे, वो बस उन पलों को, उन लोगों को वैसे ही महसूस कर रहे हैं जैसा वो थे। मतलब कोई नॉस्टैल्जिया वाला भारीपन नहीं है। नहीं, भारीपन बिल्कुल नहीं है। बस यादों की एक हल्की फुहार जैसी है जो आती है और मन को भिगोकर चली जाती है। ये देखना वाकई कमाल है कि कैसे सिर्फ प्रतीकों और एहसासों के दम पर एक पूरी दुनिया रची गई है, और इस दुनिया को रचने का सबसे बड़ा औजार तो भाषा ही होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। शुक्ल जी की कला का शिखर उनकी भाषा ही है। हमारे स्रोतों में उनकी भाषा के बारे में कहा गया है कि वो सरल, पारदर्शी, लेकिन भीतर तक छू जाने वाली है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल। ये उनकी सादगी की ताकत है, जो असल में बहुत भ्रामक है। उनकी भाषा में कोई भारी भरकम शब्द नहीं मिलेंगे। वो बहुत ही साधारण वाक्यों में गहरी बात कहते हैं। कोई उदाहरण है इसका? जैसे मान लीजिए वो लिखते हैं, पेड़ चुप था। पेड़ चुप था। अब ये वाक्य कितना साधारण है, कोई भी लिख सकता है। पर जब शुक्ल जी लिखते हैं तो आप उस पेड़ के मौन को सच में महसूस करने लगते हैं। अच्छा। आप सोचने लगते हैं कि पेड़ क्या सोच रहा होगा। वो पेड़ को एक जीवित सत्ता बना देते हैं, एक ऐसा किरदार जिसकी अपनी भावनाएं हैं। यही उनकी कला है। वाकई इस एक छोटे से वाक्य में बहुत कुछ छिपा है। और इस तरह की शैली का पाठक पर क्या असर होता है? इस शैली के कारण रचना में एक ठहराव आता है, एक धीमी गति, एक ध्यानात्मक प्रवाह। ध्यानात्मक? हाँ, ये आपको दौड़ाती नहीं है। आज के समय को देखिए, हम सब कुछ जल्दी में हैं। 30 सेकंड की रील, फटाफट खबरें। सही बात है। ये रचना उस सब के खिलाफ एक तरह का प्रतिरोध है। ये आपको रोकती है। ये पाठक को भागने के लिए नहीं, बल्कि रुककर, ठहरकर सोचने और महसूस करने के लिए कहती है। ये तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बिल्कुल उलट है, जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए। ये रचना हमें ठहरना सिखा रही है। इसीलिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये एक तरह का साहित्यिक ध्यान है, एक मेडिटेशन। आप इसे पढ़ते नहीं हैं, आप इसे जीते हैं। आप उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, उस दीवार को महसूस करने लगते हैं, उस सन्नाटे को सुनने लगते हैं। तो अगर मैं इन सब बातों को एक साथ रखकर देखूं, ये काव्यात्मक गद्य जिसमें कहानी नहीं एहसास है, गुलमोहर का पेड़ जो यादों का प्रतीक है, और ये सरल धीमी भाषा, तो इसका निचोड़ क्या है? गुलमोहर हमें आज के समय में क्या महसूस कराना चाहती है? इसका मुख्य संदेश आज के शोरगुल वाले समय के लिए बहुत प्रासंगिक है। आज अब हम लगातार आवाज़ों और भागदौड़ से घिरे हुए हैं। ये रचना हमें जीवन के उन कोनों में ले जाती है जहां धीमेपन, संवेदनशीलता और अवलोकन की अहमियत है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की कला, बस देखना नहीं बल्कि सच में देखना। हाँ बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि कैसे ठहरावों में भी एक लय होती है, कैसे खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। ये रचना असल में हमारे श्रोते से बहुत अच्छा कहते हैं। ये शोरगुल वाले समय में मौन की कविता है। शोरगुल वाले समय में मौन की कविता। वाह! ये हमें उस शांति से जोड़ती है जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी की आपाधापी में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो गुलमोहर किसी मंजिल तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि उस रास्ते के हर छोटे-छोटे दृश्य और एहसास को जीने के बारे में है। साधारण में असाधारण देखने की कला है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। हमने देखा कि कैसे ये रचना हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि उसे महसूस करने के लिए कहती है। सच में, ये चर्चा अपने आप में एक ठहराव जैसी थी। और यहीं से एक सवाल उठता है, जो इस चर्चा के बाद शायद हम सबके लिए है। हमने विनोद कुमार शुक्ल के गुलमोहर की बात की, जो ठहराव का प्रतीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में यादों या खामोशी का वो कौन सा गुलमोहर है, अच्छा, जिसके पास से हम हर रोज गुजर जाते हैं।